स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सबने कभी ना कभी भारतीय समाज में, मूवीज़ में ये लाइन सुनी होगी कि जब भी व्यक्ति लास्ट रिजॉर्ट उसको आपके साथ डील करने का, वो हमेशा यही बोलता है कि भाई मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, है ना। द सेइंग दैट कोर्ट में देख लूंगा डिक्टम, राइट, ये एक सिंबल है भारतीय लोगों का अपनी इंडियन जुडिशरी में कितना विश्वास है उसका। एंड इंडियन जुडिशरी टाइम एंड अगेन अपने लोगों का यही विश्वास कायम रखने के लिए, रिवैलिडेट करने के लिए बार बार जजमेंट्स पास करता रहता है। उन्हीं जजमेंट्स में से एक है आज की न्यूज, जो है बिल्किस बानो केस के ऊपर। तो आज की क्लास में हम डिटेल में जानेंगे बिल्किस बानो केस है क्या, और प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, क्यों उसने बोला है कि जितने भी 11 व्यक्तियों को छोड़ा गया था, पहले उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर कुछ कारणों करके उनको पिछले साल 2022-23 में छोड़ दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्रिक्ट हदायत दी कि भाई 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप फिर से सरेंडर कर दीजिए, राइट। लेकिन कहानी बढ़ने से पहले, दिस इज इफ यू वांट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल दैट इज GS_Gill UPSC पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ कुछ पर्सनल डाउट्स हैं, है ना, आपको कुछ डिस्कस करना है, मेंस स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स या UPSC की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप मुझे GS_Gill 07 और टेलीग्राम GS_Gill 07 पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आज दैट इज 8 जनवरी, तो अपना स्टडी IQ का जो फाउंडेशन, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो वो कोर्स शुरू हो रहा है। उस कोर्स में डिस्काउंट पाने के लिए यू कैन यूज द कोड GS Live। तो जितना भी हाईएस्ट डिस्काउंट आपको अवेल रहेगा वो आपको इस कोड लगा के मिल जाएगा, राइट। एंड इस कोड लगाने के बाद आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू ऑल्सो, ठीक है। सब टीचर पढ़ाएंगे बट आई विल एक्ट एज योर पर्सनल मेंटर। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो कभी भी। चलिए, तो बात बढ़ाते हैं। बात है जी 27 फरवरी 2002 की। ये उस वक्त का टाइम है जब एक ट्रेन थी जिसमें कार सेवक सवार थे, वो अयोध्या से सेवा करके वापस आ रहे थे, राइट। एंड उस ट्रेन में बेसिकली जो ट्रेन कार होती है तो उसमें आग लग जाती है। उस आग लगने की वजह से कुछ टाइम बाद ही ये आग दंगों के रूप में सारे के सारे गुजरात में फैल जाती है। जैसे ही सारे गुजरात में दंगे शुरू होते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज थी जो पीड़ित थी। उनमें से ही एक फैमिली थी बिल्किस बानो की। तो ये लोग रहते थे रंधीकपुर में, राइट। तो राइट्स के बाद इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जैसे ही ये घर छोड़ते हैं तो 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का जो केस फेमस हुआ वो इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट ये था कि बिल्किस बानो 3 मार्च 2002 को 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, और इस वक्त के ऊपर उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, दंगाइयों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, बिल्किस बानो का रेप करा जाता है। इसी के कंप्लेंट करवाने के लिए 4 मार्च 2002 को बिल्किस बानो को लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पे उनके द्वारा FIR दर्ज करी जाती है। लेकिन लीमखेड़ा थाने वाले उनकी जो FIR है उसको दर्ज तो करते हैं, पर उसमें जो भी वो कहना चाह रही थी कि भाई मेरा रेप हुआ और ये 10-11 व्यक्ति हैं जिन्होंने रेप करा, उनका नाम वगैरह लिखा नहीं जाता। मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि रेप से वो ट्रॉमेटाइज्ड थे, उनको गोधरा रिलीफ कैंप, बेसिकली ये दंगाइयों द्वारा जो पीड़ित लोग थे द गोधरा रॉयट्स में जिनको भी नुकसान पहुंचा, उनके लिए रिलीफ कैंप स्टैब्लिश करा गया था। तो 5 मार्च 2002 को उनको वहां ले जाया जाता है। वहां बेसिकली वो फिर से ट्राई करती हैं कि उनकी कंप्लेंट फाइल हो प्रॉपर तरीके से जैसे वो चाहती हैं। इसी के बीच में तो जो पंचमहल कलेक्टर थे जयंती रवि, वो रिलीफ कैंप में जो भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, है ना, उनको सख्त हिदायत देते हैं कि जो ये कहना चाह रही हैं इनकी कंप्लेंट फाइल करी जाए। जब ये कंप्लेंट फाइल होती है तो इस केस के बारे में तफ्तीश शुरू हो जाती है। लेकिन तफ्तीश शुरू होने के बाद पुलिस अपनी एक पहली समरी रिपोर्ट दायर करती है कि भाई हाँ, ये तफ्तीश में हमें मिला, और उनका कहना यह था कि बिल्किस बानो बोल तो सच ही रही है, वट एवर शी इज सेइंग द केस वाज ट्रू, बट जो हमें तफ्तीश करनी थी हमें उसमें कुछ नहीं मिला। जो व्यक्ति, जो कल्प्रिट का ये नाम ले रही हैं, हमें वो भी नहीं मिले, राइट। एंड हम आपसे इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन जुडिशरी बोलती है कि भाई हम इस केस को क्लोज नहीं करेंगे। आगे बढ़े तो फरवरी 2003 में जिस थाने में, यही है वो थाना, लीमखेड़ा थाना, तो लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन फिर से रीसबमिट करता है रिपोर्ट को और रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें तफ्तीश के दौरान कुछ नहीं मिला, तो आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए, नॉट वापस ले लीजिए, प्लीज इस केस को क्लोज कर दीजिए। लेकिन बिल्किस बानो इसके बाद सहारा लेती हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर ही CBI की एंट्री होती है इस केस में। तो अप्रैल
2003 में बिल्किस सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं और बोलती हैं कि भाई जो भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, जिन ऑर्डर्स में जो अपना रिपोर्ट ए आई थी उनको सेट असाइड कर दिया गया है, प्लीज आप उसको वापस एक्सेप्ट कीजिए। एंड बोलती है कि भाई इस केस की जो तफ्तीश है वो सुप्रीम कोर्ट आप प्लीज सीबीआई से कराइए ताकि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो 6 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है जिसके तहत इस केस की जो तफ्तीश थी वो सीबीआई को दे दी जाती है। और 1 जनवरी 2004 को सीबीआई के उस टाइम के डीएसपी थे के.एन. सिन्हा, वो इस इन्वेस्टिगेशन की कमांड संभालते हैं। और इन्वेस्टिगेशन की कमांड संभालने के तुरंत 1 महीने बाद ही उनको 109 हड्डियां मिलती हैं। व्हेन ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग सो ही फाइंड्स अराउंड 109 बोन्स, लेकिन इसमें हड्डियां तो मिल गई लेकिन इसमें स्कल नहीं मिला, खोपड़ी नहीं मिली थी। इसी चीज में हम आगे एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट देखेंगे जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी अज्यूम करा था कि भाई शायद जब इन व्यक्तियों को या बिल्किस बानो की फैमिली को मारा गया तो उनको उनके सर काट के मारा गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 9-19 2004 को सीबीआई अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हुई अपनी चार्जशीट फाइल करती है और अपनी चार्जशीट को वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमदाबाद, मतलब जो कि क्रिमिनल केसेस के हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके जो अहमदाबाद का कोर्ट था, वहां पे 20 व्यक्तियों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है। और इस 20 व्यक्तियों में से 6 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने उस वक्त के ऊपर पोस्टमार्टम करा था, उनके खिलाफ भी सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है तो उनको लगता है कि भाई गुजरात में तो कुछ गड़बड़ है ना, एंड हेंस द केस शुड बी शिफ्टेड टू मुंबई। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे केस मुंबई में कब शिफ्ट हुआ और ये जगह कौन सा केस कहां पे हुआ, शिफ्ट कब हुआ, ये आज की जजमेंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को गुजरात से मुंबई शिफ्ट कर देता है और उस वक्त की जो सेंटर की सरकार थी उसको बोलता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने आज की जजमेंट में भी बोला, ये जो विमेन राइट्स का मुद्दा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करो इन्वेस्टिगेशन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, 21 जनवरी 2008 को जो स्पेशल जज थे ग्रेटर मुंबई में, क्योंकि मुंबई में केस चला गया था, वो एक वर्डिक्ट पास करते हैं और बोलते हैं कि भाई जितने भी 20 व्यक्ति थे टोटल, एक की बेसिकली डेथ हो जाती है तो 19 बचे थे, उनमें से 11 कॉन्विक्ट्स को वो उम्र कैद की सजा सुनाती है फॉर 3 रीजंस, वन वाज मर्डर, रेप, राइट, और 7 बंदों को एक्विट कर देती है। 11 + 7 हुए 18 एंड 2 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉस्ट देयर लाइफ हियरिंग द ट्रायल। 2009 से 2011 तक अपील्स फाइल करते हैं कॉन्विक्ट्स भी, सीबीआई भी, और अपील्स फाइल होते हैं क्योंकि सीबीआई को उस वक्त पे ये लगता था कि जो इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद सुनाई गई है ये सजा बहुत कम है जो क्राइम इन्होंने कमिट करा है, तो इनको बेसिकली डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली जो ये अपना सीबीआई था वो चाहता था कि इनमें से जो 3 बेसिकली गुनाहगार थे, जसवंत भाई, चतुर भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश चिमनलाल भट्ट, है ना, तो उनको डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। इसी के दौरान आगे चलें तो बॉम्बे हाई कोर्ट फिर इनकी अपील सुनता है सीबीआई की, क्योंकि सीबीआई को डेथ पेनल्टी चाहिए थी। तो मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है कि सीबीआई जो हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया है वो हम अपहोल्ड करते हैं, हम इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस वापस नहीं लेंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि इनको डेथ सेंटेंस पे कर दें, डेथ सेंटेंस मत करो, तो जो 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है वही रखी जाए, राइट। और जो भी बोला जाता है कि जो क्योंकि सीबीआई को उस वक्त पे ये भी चाहिए था कि जो 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, उनको भी सजा हो, तो साथ में ये भी बोला जाता है कि भाई जो 5 पुलिस ऑफिसर्स एंड 2 डॉक्टर्स थे जिनको हमने एक्विट करा था, उनका एक्विटल नाउ विल बी सेट असाइड, लेकिन मतलब उनको भी रडार में लिया जाएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, हाईकोर्ट वाली अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ये लोग जिनको कॉन्विक्ट अभी जिनको पहले छोड़ दिया गया था उनको वापस एक्विट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपील करेंगे, दे अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर करवाई थी, है ना, तो वो अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील को डिसमिस कर देता है ना। बड़े आगे तो 23 अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये वाला वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का 23 अप्रैल 2019 वाला, ये 2003 में जब बिल्किस बानो वेंट टू सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने गुहार लगाई थी कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, आई हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड एंड ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डायरेक्ट करा था कि भाई बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए की कंपनसेशन मिले, प्लस उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और एक गवर्नमेंट हाउस मिले जहां पे भी वो चाहती हैं। एंड इसी के बाद ही पहली बार बिल्किस बानो ने 17 सालों के बाद दहौड़ जिले में, मतलब दहौड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पहली वोट भी डाली थी। उसके बाद 23 अप्रैल 2019 तो एक्टिंग ऑन द प्रेयर्स इन 2003 जो ट्रांसफर पिटिशन थी ना बिल्किस की, वेयर शी हैड सॉट कि भाई जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के खिलाफ भी लिया जाए, इसकी कार्रवाई के लिए सरकार अपनी रिपोर्ट देती है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अक्यूज्ड थे उन सबकी जो पेंशन मिलनी थी उन्हें, तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है, उनकी 100% पेंशन काट दी गई है।
और एक आईपीएस का नाम भी आता है इसमें। वो जो आईपीएस थे उनकी हमने 2 बार प्रमोशन हम उनको रोक चुके हैं। इसी के लिए आगे बढ़ते हुए 30 मई 2019 तो आईपीएस का नाम भागोरा था, है ना। तो भागोरा जो आईपीएस थे उनको होम मिनिस्ट्री उनकी रिटायरमेंट के एक दिन पहले डिसमिस भी कर देती है। और डिसमिस से क्या होगा कि भाई अब उन्हें जो भी उनकी पेंशन वगैरह थी वो सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मई 2022 में एक कॉन्विक्ट थे जिनका नाम था, मतलब जो 11 को जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राधेश्याम शाह। तो ये अपील करते हैं कि भाई जो 17 जुलाई 2019 में गुजरात हाईकोर्ट की जो भी जजमेंट थी उसके खिलाफ अपील करते हैं। तो उनका मानना था कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें सजा सुनाई है ना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें सजा सुनाने के लिए, ठीक है, कि हमने जो भी हुआ था वो गुजरात में हुआ था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें सजा क्यों सुनाई, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, जब यही अपील राधेश्याम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, राइट, तो अभी आप एक वक्त वो भी समझिए कि भाई ये मई 2022 चल रहा है, ये हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट ने अमृत काल के चलते हुए, क्योंकि 75 साल पूरे हो गए थे, तो कई प्रिजनर जिनका अच्छा बिहेवियर था, कुछ क्राइटेरियाज रखे थे, उनको अर्ली छोड़ने का फैसला भी किया था। तो इस कंटेक्स्ट में भी इन्होंने ये अपील फाइल करी थी, पर इन्होंने हवाला ये दिया कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज नॉट एन अप्रोप्रिएट वन हमें सजा सुनाने के लिए। तो जब केस जाता है जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ के पास, तो ये गुजरात गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई आप जो भी ये राधेश्याम शाह है इनकी एप्लीकेशन को फिर से एक बार कंसिडर करिए और ये देखिए कि भाई क्या इनका प्री मैच्योर रिलीज हो सकता है या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है। अभी राधेश्याम शाह यही ऑर्डर लेके जाएंगे गुजरात गवर्नमेंट के पास और गुजरात गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई मिसलेड करेंगे कि जो ये अजय रस्तोगी जस्टिस अजय रस्तोगी ने बोला है ये आपको डायरेक्शन है और आप हम लोगों को क्या करिए प्री मैच्योर रिलीज कर दीजिए, राइट। कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे चेक करने के लिए, वही आज की जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई करा है कि भाई जो भी ये राधेश्याम शाह थे इन्होंने गुजरात की गवर्नमेंट को मिसलेड करके वो डिसीजन पास करवाया है। उसी के चलते हुए 15 अगस्त 2022 मैंने जैसे आपको बताया 11 जो कॉन्विक्ट्स थे उनको गोधरा सब जेल से छोड़ दिया जाता है इन द केस ऑफ रिमिशन की बात बताऊं तो बेसिकली ये चीज आती है अपनी क्लेमेंसी पावर्स में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली अगर किसी का बर्ताव वगैरह अच्छा है तो उसके तहत छोड़ सकती है। इसमें एक ये भी चीज याद रखिएगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो इनको छोड़ा, आज के केस में ये भी एक डिस्प्यूट था, वो 1992 का गुजरात गवर्नमेंट का लॉ था कि अगर किसी का कुछ भी बिहेवियर अच्छा रहता है तो उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसको गुजरात गवर्नमेंट ने काट के एक 2014 का लॉ ले आए थे। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने जो इन प्रिजनर्स को छोड़ा था वो स्टिल 1992 के एक्ट के तहत ही छोड़ा था, क्योंकि जो इनको पकड़ा गया था, सजा सुनाई गई थी, वो 2008 में सुनाई गई थी, ठीक है। लेकिन जब इनको छोड़ा जाता है तो अगले महीने सितंबर 2022 में बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और एक रिट पिटीशन डालती हैं कि भाई इनको 11 व्यक्तियों को क्यों छोड़ा गया। उसी के तहत चलते हुए आज जनवरी 8, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो भी फैसला करा उसको हम नलिफाई करते हैं, हम उसको क्वैश करते हैं एंड इन व्यक्तियों को बोला है कि भाई आप 2 हफ्ते के बीच में सरेंडर कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला आया है वो किस बेसिस पे लिया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो बिल्किस बानो की रिक्वेस्ट थी जिसमें उन्होंने चैलेंज करा है कि भाई इन 11 व्यक्तियों का जो भी लाइफ इंप्रिजनमेंट बेसिकली भारत में 27 साल की तक का होता है, बट इनको भी 15 साल हुए थे, 18 से लेके 23 तक, राइट, 15 साल हुए थे, इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस रिमिशन को उन्होंने चैलेंज करा था। तो इस पिटीशन को बीवी नागरत्ना एंड उज्जल भुयन जस्टिस ये दोनों सुन रहे थे एंड उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी इस फैसला सुनने के लिए या ये फैसला लेने के लिए, राइट, क्योंकि अक्यूज ने जो भी राधेश्याम थे उन्होंने क्या चैलेंज करा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सही नहीं है हमें सजा सुनाने के लिए, राइट। एंड इसी वजह से ये ऑर्डर वो लेके गुजरात के गवर्नमेंट के पास कि गुजरात गवर्नमेंट आप ऑर्डर सुनाइए। गुजरात गवर्नमेंट लगा शायद हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एंड गुजरात गवर्नमेंट गेव द वर्डिक्ट, बट आज उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट वन। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल को रेमिशन वही दे सकता है जिस स्टेट ने उसे पकड़ा हो या सजा सुनाई हो, ठीक है जी। सो इट सेड दैट गुजरात गवर्नमेंट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू पास द रेमिशन ऑर्डर एज द ट्रायल वाज हेल्ड इन महाराष्ट्र। उनकी सुनवाई तो महाराष्ट्र में हुई थी, वहां पे उनको सजा सुनाई गई। मूविंग फॉरवर्ड, गुजरात गवर्नमेंट शुड हैव फाइल्ड अ प्ली सीकिंग रिव्यू ऑफ 2022 ऑर्डर स्टेटिंग दे आरंट द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई गुजरात गवर्नमेंट को अगर इस बात का एहसास था कि भाई हम कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं हैं और उनको लगा कि हमें कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट होते हुए भी ना होते हुए भी इसको
रिमिट करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एक बार रिव्यू ले लेते कि भाई क्या ये मतलब इसका मतलब यही है जो वो डायरेक्शन लेके आ रहा है, क्या हमें करना है, स्टिल नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट, राइट। तो उसको भी बोला कि वो भी गलत थी, गुजरात गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिव्यू ऑर्डर सीक कर लेना चाहिए था। देन द एग्जेम्पशन ऑर्डर लैक्स कॉम्पिटेंस, वही बात कि भाई जहां पे महाराष्ट्र ने अगर ट्रायल रन करा था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था, गुजरात गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं था। The Supreme Court said the rule of law must be preserved, unmindful of the ripples of the consequence. ये लाइन जो आप मेंस वगैरह लिखो कहां पे भी चिपका सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई जो भी उस देश का कानून है, उस कानून से उस देश की गवर्नमेंट भी बंधी हुई है। गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द कंट्री। तो उस लॉ को प्रिजर्व करने के लिए, मान लीजिए कुछ भी, रिपल्स का मतलब होता है जैसे आपने किसी भी लाइक लेट्स से पॉन्ड में कोई कंकर फेंका, रिपल्स आते हैं ना, तो उस रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए अगर थोड़ी हलचल भी होती है, दैट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व होना चाहिए, राइट। अगली बात पे बढ़े तो इट सेड दैट कि भाई जो विक्टिम के राइट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं एंड विमेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि विमेन चाहे वो अपर सोसाइटी से है, चाहे वो लोअर सोसाइटी है से है, किसी भी रेस की है, किसी भी रिलीजन की है, किसी भी क्रीड की है, बीइंग अ वुमेन शी डिजर्व्स अटमोस्ट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो हमने अजय रस्तोगी जजमेंट, जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं अभी तो, जस्टिस अजय रस्तोगी, उन्होंने जो भी मई 2022 में जजमेंट डिलीवर करी थी उसको हम क्वैश डाउन करते हैं, राइट। द बेंच सेड दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड May 2022 was obtained through fraudulent means and suspension of facts। कि राधेश्याम ने जब अजय रस्तोगी जी से कोई भी जजमेंट ली है ना, तो वो एक गलत फैक्ट्स पेश करके वो जजमेंट ली गई थी, तो उसको जजमेंट को नलिफाई करिए। By suppressing the material facts and making misleading facts, a direction was sought by a convict to the state government of Gujarat to consider the remission। और ये सब झूठे फैक्ट्स जजेस के सामने पेश करके उन्होंने जजेस से ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर जाके दिखाया गुजरात की गवर्नमेंट को कि भाई हमें रिमिशन दे दीजिए, राइट। एंड दैट वाज नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट टू गिव द रिमिशन। क्यों? क्योंकि उन कॉन्विक्ट्स का जो ट्रायल था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेल्ड करा था। तो उनको अगर उनका सेंटेंस रिमिट, मतलब उनके सेंटेंस मान लीजिए 27 साल की सजा है, वो 15 साल करने का प्रेरोगेटिव सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार के पास है, ना कि गुजरात की सरकार के पास। एंड दिस इज द फ्रॉड एक्ट। Lastly, उन्होंने बोला while hearing the matter in September last year, the top court had asked whether convicts have fundamental rights to seek remission, and during the earlier arguments, the court had observed that the state governments should not be selective। ठीक है, सिलेक्टिव होने का मतलब यहाँ पे कि अगर इन 11 व्यक्तियों को आपने रिमिशन सुनाया है तो बाकियों को क्यों नहीं, इनमें ऐसा खास क्या था? गवर्नमेंट को तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट को बोला कि भाई वाई यू हैव बीन सिलेक्टिव, तो गुजरात गवर्नमेंट को भी इस बात का बोला है। तो एंड में अगर निष्कर्ष निकाले, इफ आई हैव टू समराइज इट, तो बिल्किस बानो जो गोधरा रॉयट्स के दौरान बेसिकली पीड़ित थी, है ना, उनका रेप हुआ, उन्होंने पहले गुजरात में अपनी गुहार लगाने की कोशिश करी, बट उसका वहां पे कुछ सुनवाई वगैरह नहीं हुई। कैंप में जो भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी रिपोर्ट दायर करी गई, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। देन मूविंग ऑन बेसिस ऑन दैट रिपोर्ट ओनली वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्वारी सीबीआई को दी, एंड सीबीआई क्वारी में वहां से 109 हड्डियां मिली। हड्डियां जब मिली तो उनमें से उनके स्कल नहीं मिले, खोपड़ी नहीं मिली, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी निष्पक्ष निकाला कि भाई हो सकता है कि भाई इनको जब मारा गया हो, इनके सर काट के मारा गया हो। मूविंग फॉरवर्ड, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल करी, 11 के 11 व्यक्ति थे, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाई गई। सीबीआई का यह भी कहना था कि भाई इस केस में जो अपने 6 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम करा था, उनको भी सजा सुनाई जानी चाहिए थी, लेकिन फाइनली फिर उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी उनके खिलाफ, उनकी जो पेंशन वगैरह थी वो 100% काट दी गई। इसमें एक आईपीएस का नाम भी आया था, तो आईपीएस को होम मिनिस्ट्री ने एक दिन पहले उनकी रिटायरमेंट के उनको डिसमिस कर दिया था, जिससे उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड, एक कॉन्विक्ट जो राधेश्याम थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन दायर करी कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट वन जिसने हमें फैसला सुनाया था, है ना, तो ये फैसला गुजरात की सरकार को सुनाना चाहिए था। और इसी के बेसिस के ऊपर 2000 जो अपना 18-21 के टाइम के ऊपर जस्टिस अजय रस्तोगी थे ना, उन्होंने एक जजमेंट पास करी, जिसका ऑर्डर लेके वो गए कहां पे, गुजरात गवर्नमेंट के पास कि भाई कोर्ट आपको बोल रहा है हमें रिमिशन दे दीजिए। और गुजरात गवर्नमेंट ने फिर 2022 15 अगस्त को रिमिशन दे दी, क्योंकि आजादी का अमृतकाल चल रहा था। उसी के बेसिस के ऊपर बिल्किस बानो ने फिर से एक जजमेंट फाइल करी, जिसके बेसिस के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है गुजरात गवर्नमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट
करना है तो महाराष्ट्र की सरकार कर सकती थी, क्योंकि क्रिमिनल को वहीं पे ट्राई करा जाएगा रिमिट करा जाएगा जिस स्टेट ने उसे ट्राई करा था, ठीक है। एंड हेंस इनको बोला है 2 हफ्तों के पीछे आप सरेंडर कर दीजिए, राइट। सो दिस वाज analysis. This is how Indian judiciary keeps the trust of the people alive in the Indian judiciary. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।